हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजेश आपका मौर्य पब्लिकेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दूसरा, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने बीएमएस फर्स्ट ईयर का पहला पड़ाव पार कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट ईयर में पास होके सेकेंड ईयर में एंटर करते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनके बारे में बीएमएस के लोगों में और बाकी लोगों में भी एक मिथ है कि ये सब्जेक्ट सच में क्यों जरूरी है बीएमएस के लिए। ठीक है, कोई लोग फर्स्ट ईयर के जैसे पदार्थ विज्ञान के बारे में भी बोलते हैं कि ये क्लिनिकली क्या जरूरत है ऐसे सब्जेक्ट्स की। उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि बेसिकली उन्होंने सब्जेक्ट के अंदर कुछ मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट ढूंढा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए वो सब्जेक्ट को रीड कर लिया, फिर रट्टा मार लिया, फिर एग्जाम दे दिया, है ना। उसने अगर लॉजिकली सोचा होगा तो बेसिकली बीएमएस का हर एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि बीएमएस का हर एक सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं क्लिनिकल नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रसशास्त्र की बात करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार रसशास्त्र सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो हमें जो प्रैक्टिस करनी होती है उस समय पे हम लोग जो काय चिकित्सा के ड्रग बताए वो सिर्फ लिख लेंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है। हमें हर चीज का लॉजिक पता अगर होता है ना तो वो चीज हमारे लाइफ टाइम ध्यान में रहती है। अब रसशास्त्र को हम लोग क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। रसशास्त्र की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को जो बेसिक फंडामेंटल्स है रसशास्त्र के वो भी पढ़ाए जाएंगे, और जो सिलेबस आपका एनसीआईएसएम का है वो कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हम लोग इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपको जिस लैंग्वेज में पसंद आता है या फिर आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर का जैसे पदार्थ विज्ञान हो गया, है ना, और रसशास्त्र सॉरी रचना शारीर हो गया, क्रिया शारीर हो गया, अष्टांग हो गया। ये बेसिकली सब्जेक्ट ऐसे कि जो आपका फंडामेंटल्स ठीक करते हैं या फिर आपका जो फाउंडेशन जिसे हम लोग कह सकते हैं वो आपका बनाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप जब सेकेंड ईयर में एंटर करते हो तो सेकेंड ईयर में आपको बहुत सारी चीजें फर्स्ट ईयर से रिलेटेड और सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के भी फायदेमंद होते हैं। ठीक है, लेकिन उसका जो कोर है यानी कि उसका जो फंडामेंटल वो कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट में मिलने वाला है। अब यहाँ पे जब रसशास्त्र की हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को रसशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए यही कंफ्यूजन होता है कि बेसिकली रसशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं और इसका आगे हमें क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस नजर आता है। जब हम लोग एग्जाम पास होते हैं तो सिर्फ चलो ठीक है हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ लिए, लेकिन जब हम किसी एक मान लेते हैं किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसका हमें एज अ क्लिनिशियन एज अ डॉक्टर हमें एज अ वैद्य हमें क्या फायदा हो सकता है ये अगर सोच के पढ़ेंगे ना तो वो चीज आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, रसशास्त्र में बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है, ऐसे सारे प्रिपरेशन है जो बहुत क्रोनिक डिसीजेस को भी ट्रीट कर लेते हैं। अब मॉडर्न साइंस में भी जिसको जैसे मेंटेनेंस थेरेपी ही कह सकते हैं हम लोग, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, है ना, बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स हो गए, ये सारे ना मतलब इनको कंप्लीटली ट्रीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ मेंटेन कर सकते कुछ ड्रग के साथ, एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई स्टीरॉयड थेरेपी ले रहा है, और ऐसे करके करते करते हमारी पूरी जिंदगी उन दवाइयों पे चली जाती है। ठीक है, अब लेकिन रसशास्त्र में कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन है, ऐसे कुछ मेडिसिन है जो आपकी जो व्याधि है, आपका जो रोग है वो कम्प्लीटली जड़ से मिटा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए रसशास्त्र का नॉलेज आपको सिर्फ एक थ्योरी नॉलेज नहीं लेना है। ठीक है, इसलिए हम लोग आज का टॉपिक हमारा सिर्फ बेसिक पे बात करेंगे कि एग्जैक्टली हमें रसशास्त्र वैशिज्य कल्पना क्यों पढ़ना चाहिए, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो जब पहले रसशास्त्र की जब बात आती है तो रसशास्त्र में पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि औषधि निर्माण के लिए ये शास्त्र बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब जैसे कोई भी द्रव्य लो, कोई भी खनिज लो, कोई भी धातु लो, है ना, उसके बाद में कोई रत्न होता है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे धातु है कोई, ठीक है, खनिज, या फिर कोई रत्न है, जेम्स है ना। इन सब को एक मेडिसिनल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको अगर किसी दवाई मतलब किसी रोग में अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक साइंस छुपा है। ठीक है, यानी कि जनरली अगर देखेंगे तो सबसे जो कोर पार्ट है हमारे रसशास्त्र का वो है पारद। ठीक है, पारद जिसे हम लोग मर्क्यूरी कहते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी कहते हैं, बेसिकली ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है, पॉइजनस चीज है, लेकिन इसको लेकिन इसको
एज अ मेडिसिन हम लोग यहाँ पर जब कंज्यूम करते हैं तो उस समय पे वो ऐसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। उसके ऊपर बहुत सारे संस्कार किए जाते हैं, बहुत सारे क्रिया ऐसी की जाती है जिसकी वजह से उसकी टॉक्सिसिटी कम होती है। ठीक है, उसकी वजह से उसकी टॉक्सिसिटी कम होती है और ये कहीं ना कहीं एज अ मेडिसिन हम लोग कंज्यूम करते हैं और ये बहुत सारे व्याधियों को ठीक करने में हमारी मदद करता है। तो ये ऐसे क्यों हुआ? पारद को, एक टॉक्सिक सब्सटेंस को हम लोग नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके रुग्ण को यानी कि रोगी को हम लोग खिला रहे हैं। ये ऐसे कोई हवा में बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, इसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक्स है। ये हमारी एक पूर्वज यानी कि हमारे जो पूर्वजों ने जो हमारा आयुर्वेद शास्त्र बनाया है उसमें एक और कंसेप्ट दिए हैं, उसी के बेसिस पे ये सारी चीजें होती है। मॉडर्न साइंस वाले भी कभी कभी कमेंट कर देते कि आयुर्वेद वाले सिर्फ धातुओं को या फिर जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं या चूर्ण होते हैं उनको ऐसे रैंडमली किसी को भी देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर वैद्य एक चीज सोच के ही ये चीज करता है, या फिर किसी भी व्याधि को ट्रीट करने से पहले या रोगी को यानी कि वैद्य को उस रोग के बारे में और रोगी के बारे में पूरा इतिहास पता होता है, तभी जाके वो कोई मेडिसिन यहाँ पर यूज करता है। अगर कोई कर रहा है तो बेसिकली वो नॉलेजवान नहीं है, यानी कि मैं तो उसे कह सकता हूँ कि यार वो क्वैक है। ठीक है, अगर आप उसके बेसिक कोर कंसेप्ट को नहीं जानते और वो रोगी में आप यूज करो तो बेसिकली आप क्वैक है ना। आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीजें है जो पढ़ने लायक है और आपको रोगी में यूज करने लायक है। तो आयुर्वेद शास्त्र का जो रस शास्त्र सब्जेक्ट है वो हमें वही पढ़ाता है कि जो पॉइजनस सब्सटेंस है या फिर जो धातु है, मेटल्स है, ठीक है, जो मिनरल्स है या फिर जेम्स है, इन सब को एक फॉर्मुलेशन के तहत, एक संस्कार के अंतर्गत इसे नॉन टॉक्सिक किया जाएगा और इसके बेसिस पे ही आगे मेडिसिन प्रिपेयर किए जाएंगे। तो ये पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग रस शास्त्र में सीखे। ठीक है, ये क्लिनिकली भी इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आ गया हो। दूसरा है इसका प्रभावशाली और कम मात्रा में असर होना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब हमेशा आपको एक चीज ध्यान में आती है, कभी कभी किसी दवाई का डोज हमें ज्यादा देना पड़ता है, किसी दवाई का मतलब फ्रिक्वेंटली डोज देके भी पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक चीज होती है कि जो रस शास्त्र के जो मेडिसिन है जिसे हम लोग रसौषधि कहते हैं, रसौषधि को बहुत कम मात्रा में देके भी असरदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, यानी कि बहुत कम मात्रा में दवाई लेके किसी भी क्रोनिक व्याधि को यहाँ पर ठीक किया जाता है और ये हम लोग सीखते हैं यहाँ पे रस शास्त्र में। ठीक है, यानी कि उसकी पोटेंसी, उसकी एफिकेसी जो है वो भी हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि कैसे बढ़ाते हैं, उसमें क्या संस्कार किए जाते हैं जिसकी वजह से उसके कम मात्रा में भी वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका सेफ्टी और टॉक्सिसिटी का गैप, जो मैंने पहले पॉइंट में भी बताया। जैसे पारद है, ठीक है, पारद है, कांस्य है, ठीक है, और भी सारे धातु जो महारस उपरस बताए हैं, ये सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इसमें से कहीं ना कहीं उसकी जो टॉक्सिसिटी वो जीरो लेवल तक लेके आके उस पे जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है उसको एनहांस किया जाता है और तब जाके वो एज अ मेडिसिन एज अ औषधि हम लोग उसे यूज करते हैं डिफरेंट कंडीशंस के लिए। तो ये एक सेफ्टी और टॉक्सिसिटी का ज्ञान देने वाला सब्जेक्ट है कि कौन से पॉइंट पे हम लोग उसे सेफ कह सकते हैं और कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जिसे हम लोग उसको टॉक्सिक कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा भी एक चीज इसमें आ जाता है कि आपको अगर प्रॉपर डोजिंग पता है हर चीज की, रस औषधि की अगर प्रॉपर डोजिंग पता है तो वो कहीं ना कहीं सेफ आप खेल रहे हो या फिर सेफ आप उसको कह सकते हो। लेकिन अगर आपको उसका डोज पता नहीं है तो आप उसको टॉक्सिक डोज में यानी कि कहीं ना कहीं ओवरडोज में दवाई खिला सकते हो। तो बेसिकली इसमें रसशास्त्र में हम लोग वो भी चीज पढ़ते हैं कि कौन से पॉइंट पे हमारा ड्रग सेफ है और कौन से पॉइंट पे हमारा ड्रग टॉक्सिक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन। क्लिनिकल एप्लीकेशन यानी कि रोगों के इलाज में इसका क्या फायदा होता है। जैसे मैंने बताया था आपको डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे स्किन कंडीशंस है, स्किन डिसऑर्डर्स है, जो कि क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर जैसे सोरियासिस हो गया है ना, ये सारे कंडीशन है, क्रोनिक आर्टिकेरिया हो गया, ऐसे कंडीशन में ना रस औषधि बहुत अच्छी तरह से काम कर लेते हैं
क्योंकि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सोरियासिस, उसके बाद में क्रोनिक अर्टिकेरिया, ये ऐसे व्याधिज है कि जिसमें सिर्फ एक मेंटेनेंस थेरेपी के साथ हम लोगों को डोज लेते समय देखा होगा आपने, है ना, कि बहुत सालों से चलती आ रही डायबिटीज की मेडिसिन है लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। बहुत सालों से हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव खा रहे हैं लेकिन बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, हार्ट का ऊपर प्रेशर बढ़ ही रहा है ना। स्किन डिसऑर्डर, सोरियासिस कंट्रोल में तो रहता है लेकिन जब भी कोई अपत्य सेवन कर रहा है या फिर ऐसे मौसम आ रहे हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर ऐड हो रहे हैं और वापस से वो यहाँ पर रिकरेंट हो रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि बहुत सारे क्रोनिक डिसऑर्डर्स, आईबीडी जैसे भी डिसऑर्डर रसाल शोधी के साथ आप ट्रीट कर सकते हैं। इसी आपका क्लिनिकल एप्लीकेशन हम लोगों को रस शास्त्र सिखाता है, ठीक है। दूसरा, एक सबसे इम्पोर्टेंट, एक बिजनेस के हिसाब से भी अगर हम लोग इसी को देखेंगे तो हमें आयुर्वेदिक फार्मेसी डालने का भी इसमें एक स्कोप मिल जाता है, ठीक है। अब जब आप रसाशोधी को पढ़ते हो, उसको बनाने की कला सीखते हो, बनाने की प्रोसेस को जानते हो, उसके संस्कार को पढ़ते हो, तो बेसिकली आप कहीं ना कहीं एक रस वैद्य कहलाओगे, है ना। अब जब आप पूरी तरह से इसका प्रोसेस जान चुके हो तो आप एक आयुर्वेदिक फार्मेसी भी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करके आप आयुर्वेदिक फार्मेसी भी स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए भी रस शास्त्र का नॉलेज होना आपको जरूरी है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमें ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल एज वेल एज साइंटिफिक नॉलेज जो होता है वो इसी से मिलता है। यानी कि हर चीज का एक साइंटिफिक प्रूवन कॉज भी है कि हमें ऐसा क्यों करना है, ठीक है। भारत से क्या ऐसी चीज है जो हम लोग संस्कार करके निकाल रहे हैं और उसका यूज हम लोग एज ए मेडिसिन कर रहे हैं। हर सारे धातुओं का, हर सारे चीजों का उसमें साइंटिफिक रीजन बताया कि ऐसा करने से आगे क्या होगा, कौन से व्याधियों के लिए यहाँ पर ये उपयोगी होने वाला है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर रस शास्त्र में पढ़ते हैं, इसलिए रस शास्त्र सेकेंड ईयर में पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। रट्टा मारना नहीं है, इसको समझ लेना है कि कैसे काम कर रही है हर मेडिसिन, वो कैसे बन रही है ऐसी मेडिसिन, है ना, जिसकी वजह से आप कोई भी डिसीज को ट्रीट कर पाए, ठीक है। ये हो गया हमारा रस शास्त्र। अब भेषज कल्पना की बात करते हैं। तो भेषज कल्पना में आप सबको पता है कि एक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि भेषज कल्पना में क्या होगा। कल्पना का मतलब होता है कि एक ऐसे कल्प या फिर ऐसे मेडिसिन बनते हैं, भेषज यानी कि हमारा औषध होता है ना। तो मेडिसिन के कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन बनाने की तकनीक जो है वो हम लोग भेषज कल्पना में पढ़ते हैं। यानी कि जैसे स्वरस हो गया, क्वाथ हो गया, अवलेह हो गया, है ना, उसके बाद में असव अरिष्ट हो गए, ये सारी चीजें, या फिर जैसे टैबलेट है, जैसे गुटिका वट्टी बोलते हैं हम लोग, है ना, ये सारी चीजें बनाने का जो प्रोसेस होता है वो हम लोग यहाँ पर भेषज कल्पना में पढ़ते हैं। इसलिए पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। यानी कि मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर किया जाए, जैसे कोई क्वाथ हो गया, ठीक है, चूर्ण हो गया, वट्टी हो गया, ठीक है, उसके बाद में आसव या फिर अरिष्ट हो गए। ये सारे जो फॉर्मुलेशन बनते हैं वो कैसे बनाना है और कौन सी मात्रा में कौन सा ड्रग लेना है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में यहाँ पर भेषज कल्पना में पढ़ते हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग पोटेंसी एंड इफेक्टिवनेस। जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि रसशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको सेफ और टॉक्सिक सब्जेक्ट पता चलता है। इसीलिए यहाँ पे यही चीज है कि अंडरस्टैंडिंग पोटेंसी एंड इफेक्टिवनेस, कम मात्रा में भी कोई व्याधि को, हम कम मात्रा दवाई में भी कैसे व्याधि को इफेक्टिव किया जा सकता है, अपने मेडिसिन को इफेक्टिव किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर भेषज कल्पना में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं इसका प्रॉपर डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हर दवाई का एक प्रॉपर डोज होता है। मेडिसिन का मॉडर्न में पढ़ो या फिर आयुर्वेद में पढ़ो, उसका एक प्रॉपर डोज होता है। वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, व्याधि के हिसाब से उसका एक प्रॉपर डोज डिसाइड होता है। और वो जानता कौन है? रस वैद्य जानता है, यानी कि वैद्य जानता है। और दूसरा, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ओरली देना है, ठीक है, बस्ती के थ्रू देना है, यानी कि पर रेक्टल देना है, ठीक है, लोकल अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी क्वाथ से धावन करते हैं, वो तो लोकल एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद में स्वरस का भी कभी कभी यहाँ पर सॉरी चूर्ण का भी कभी अप्लाई करते हैं, किसी व्याधि के ऊपर, वुंड के ऊपर हम लोग चूर्ण अप्लाई करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मैटर करता है। क्योंकि जैसे अगर हम लोग त्रिफला की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, तो त्रिफला अगर चूर्ण के फॉर्म में लेंगे तो हम लोगों को ये माइल्ड विरेचक करके काम करता है,
ठीक है, माइल्ड विरेचक करके काम करता है। वही अगर क्वाथ का यूज किया जाए तो ये वर्ण धावन में यूज होता है, ठीक है, वर्ण धावन में यूज होता है। बेसिकली इसमें बहुत सारे उपयोग है जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन इससे भी यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करो कि बेसिकली जब भी हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताते हैं तो उसका एक्शन भी चेंज होता है। तो इसलिए प्रॉपर डोजिंग करना और उसका प्रॉपर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर भेषज कल्पना में पढ़ेंगे, ठीक है। उसका शेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज भी यहाँ पर हमें भेषज कल्पना में पढ़ने को मिलता है। शेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज, जैसे कोई भी चीज एक्सपायर कब हो रही है, ठीक है, कितने दिन तक हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसे स्वरस हो गया, स्वरस जनरली हम लोग इंस्टेंटली यूज करते हैं। चूर्ण हो गया, चूर्ण हो गया कुछ मंथ तक इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वाथ हो गया, ठीक है, क्वाथ को भी कैसे यूज करना है, कब तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आसव अरिष्ट, आसव अरिष्ट, गुटी या फिर गुटी का यानी कि टैबलेट फॉर्म में, तो ये सब का एक बेसिक एक्सपायरी जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो वो एक लिमिटेड टाइम तक ही यूज कर सकते हैं। आसव अरिष्टो के बारे में वैसे बोला है कि जितने ये पुराने होंगे उतने वो इफेक्टिव होते हैं। तो इसलिए हर चीज का कोई एक पोटेंसी डिसाइड होता है जिसमें वो काम करता है और उसकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है, वो हम लोग यहाँ पर शेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज में समझते हैं, ठीक है। तो ये भी भेषज कल्पना का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है इसका प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल स्किल। अब प्रैक्टिकल और क्लिनिकल स्किल का मतलब, जैसे यहाँ पे रसशास्त्र में भी मैंने बात करी थी कि इसका डिसीज के ऊपर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, हर चीजें कैसे यूज हो जाएगी आपके लिए, वो सब चीज पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल स्किल में। एंड लास्टली सेम वही है, अंडरस्टैंडिंग क्लासिकल आयुर्वेदा टेक्स्ट, यानी कि जो किताब है, जो संहिता है हमारे आयुर्वेद शास्त्र के पहले से लिखी गई है, जो शास्त्र हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे, इतने हजारों सालों पुराना है। मॉडर्न साइंस तो बाद में बना, लेकिन वही कोर फंडामेंटल्स यूज करके मॉडर्न साइंस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर रिसर्च हुए और तब जाके वो आज यूज हो रही, लेकिन हमारे आचार्यों ने वो कई सालों पहले बताई है। तो वो चीज हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलती है और ये हमारे लिए एक गिफ्ट सा साबित होता है, क्योंकि ये चीज पढ़ना या फिर ये चीज समझना भी कोई मामूली बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए रसशास्त्र और भेषज कल्पना एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक रस वैद्य बना के छोड़ेगा। ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच सकते हो अगर फार्मेसी आप डालते हो तो, या फिर आप एज ए क्लिनिशियन भी अगर प्रैक्टिस करते हो, एज ए रस वैद्य भी अगर प्रैक्टिस करते हो, तो बहुत सारे पेशेंट्स को आप अच्छी तरह से रिजल्ट दे सकते हो अगर आपको रस शास्त्र का नॉलेज प्रॉपर होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग रस शास्त्र के जो भी डिसीजेस है या जो भी फॉर्मुलेशन है उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारी ये पूरी सीरीज बनने वाली है जिसके में हम लोग इसमें थियरी एज वेल एज उसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे पढ़ने वाले, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा पहला चैप्टर होगा रस शास्त्र का, ठीक है। चलो, थैंक यू।